शाजापुर मध्य प्रदेश से। और आज भी उन्होंने हमारे योगाहार मंच पर अपना रविवार का समय दिया है और वो समग्र स्वास्थ्य पर परिचर्चा, हमारे शरीर की दिनचर्या, आहार पद्धति और हमारा स्वास्थ्य कैसा ठीक हो, या हमारी कौन सी समस्या हमें त्रास दे रही है या फिर हमें कौन सी बीमारी है, तो उस पर हमारे आदरणीय मनोहर लाल भैया दादाजी समाधान करेंगे। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दादाजी, आपका स्वागत है योगाहार मंच पर। जी, आपका माइक ऑन करिए आदरणीय दादाजी। और ये ज्ञान आप जो ज्ञान देंगे आदरणीय हमारे दादाजी, उसको आपको संगोष्ठ कर रखना है, क्योंकि ये बहुमूल्य मार्गदर्शन रहेगा हमारे आहार पर, हमारे जीवन पद्धति पर। जी आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। योग आहार कार्यक्रम में आपने बुलाया, आप सभी लोगों को धन्यवाद। योग आहार कार्यक्रम में मुझे याद दिलाया गया कल कि आप मधुमेह पे बोलेंगे। पिछली बार मैंने बोला था कि अपन कोई एक रोग ले लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। जी जी जी। तो मधुमेह के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। मधुमेह रोग से आप सभी लोग परिचित भी होंगे, कोई अनुभवी भी होंगे इसके। तो आज थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। पहले हम उसका थोड़ा परिचय देते हैं कि मधुमेह है क्या और इसकी क्या स्थिति है हमारे यहाँ देश में। मधुमेह अधिकतर उन लोगों का होता है जो श्रम से परहेज करते हैं, श्रम करना में शर्म महसूस करते हैं। हर काम के लिए उनको किसी का सहारा चाहिए, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो प्रकृति उनको फिर दंड देती है। प्रकृति ने आपको शरीर दिया है तो उस शरीर से आपको काम भी लेना चाहिए। पर अधिकांश लोग केवल मस्तिष्क से काम लेते हैं और समझते हैं कि हम श्रेष्ठ लोग हैं, हम तो मस्तिष्क से काम, बुद्धिजीवी हैं, श्रम से हमें क्या लेना देना। तो दंड उनको मिलता है। हमारे भारतवर्ष में हम देखें तो ये श्रम से जो परहेज करते हैं उन्हीं लोगों में ये रोग ज़्यादा होता है। इधर मजदूर वर्ग जो शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका कमाता है, उनके व्यवसाय धंधे भी इस प्रकार के हैं, उन लोगों में ये बहुत ही कम पाया जाता है। भारतवर्ष में आबादी में हर 20वां व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है। उसमें हमारे देश का नंबर पहला है विश्व में मधुमेह के रोग में। अब इसके कुछ शारीरिक क्रियाएं इसमें क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ कि मधुमेह क्या है। जो भोजन हम करते हैं, तो भोजन के विषय में हमने पहले पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रफेज होता है, पानी होता है, विटामिन्स होते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नाम की जो चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ खाते खाते हमारे मुंह में मीठा स्वाद आने लगता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो रोटी बनती गेहूं की और जितनी भी चीज़ें मीठी लगती है, सब्जियों में आलू है, शकरकंद है, गाजर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करता है, इसका काम क्या है? ये शरीर को ऊर्जा देता है, काम करने के लिए शक्ति देता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर की टूट फूट में उसको पुनः
नव निर्माण करते हैं, बढ़ाते हैं, वो उसको प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन जो शरीर को गर्म रखता है और शक्ति पैदा करता है शरीर में, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो उस चयापचय का जो दोष होता है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको। शरीर में जब भोजन पचता है, पचने के बाद उसका रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनती है, अस्थि बनती है, शुक्र बनता है, और फिर उससे ओज बनता है। इसको कहते हैं चयापचय क्रिया। अब इस क्रिया में यदि कोई दोष आ जाता है, गड़बड़ी आ जाती है, तो फिर हमको ये रोग होता है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। शक्कर का जब पाचन नहीं होता है तो रक्त में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो लोग उसको टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने पर वो 70 से लेकर 90 तक आता है। यह भोजन के पूर्व की स्थिति। भोजन करने के बाद 100 से 120 आ जाता है प्रति 100 क्यूबिक सेंटर जो रक्त होता है, सीसी। अब ये स्थिति कब आती है कि जब आपकी स्थिति सही है, आपको कोई रोग नहीं है, तो इतनी शक्कर हमारे ब्लड में पाई जाती है। अब इससे यदि ज़्यादा बढ़ती है, 120 से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उसको नापते हैं रक्त में, और आपको घोषित कर दिया जाता है कि आपकी शक्कर पच नहीं रही है, किसी गड़बड़ी से आपको मधुमेह रोग हो चुका। अच्छा, ये भोजन करने के बाद भी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन वो 3 घंटे के बाद फिर अपने ओरिजिनल स्तर पे आ जाती है। जैसे हम भोजन करा, यदि उसी समय तत्काल आपने लिया तो बढ़ी मिलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर की क्रियाओं के पश्चात वापस अपने लेवल पे आ जाती है। तो अब ये चयापचय क्रिया में कौन कौन से अंग हमारे भाग लेते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। शरीर में पाचन क्रिया के दौरान लीवर काम करता है, पैंक्रियाज ग्रंथि काम करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि काम करती है, एड्रिनल ग्रंथि काम करती है, और थायराइड ग्रंथि काम करती है। ये 4 अंग हमारे भोजन में, और एड्रेनलिन, ये चारों जो एक तरह से कहना चाहिए मशीनें हैं। इनमें से स्राव होता है, उस स्राव को हार्मोन बोलते हैं और पाचक रस बोलते हैं। ये चारों पाचक रस जब बराबरी से काम करते हैं तो फिर आपकी शक्कर पूरी तरह से पच जाएगी और उससे ऊर्जा बन जाएगी। अब इन चारों अंगों में जब गड़बड़ आती है, पेंक्रियाज में आ जाए, लीवर में आ जाए, पिट्यूटरी ग्रंथि में आ जाए, एड्रिनल में आ जाए, थायराइड में आ जाए, जब इनमें गड़बड़ी आ जाती है तो फिर वो आपकी शक्कर पचती नहीं है। अब इन अंगों में गड़बड़ी, इन अंगों में किसी प्रकार की विकृति आ जाए तो मधुमेह रोग हो जाएगा। अब इन अंगों से रस कौन कौन से निकलते हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में भी बता देता हूँ। उसको हार्मोन बोलते हैं। शक्कर को शक्ति में परिवर्तित करने के लिए, शक्कर यानी ग्लूकोज, शक्कर ये शक्कर नहीं नॉर्मल जो हमारे पास रहती है। शक्कर उसको कहते हैं जो भोजन के पचने के बाद मीठा रस बनता है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। वो ग्लूकोज जब जलता है ऑक्सीजन के संयोग से तो ऊर्जा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। आप हाथ किसी से मिलाते हैं तो हाथ आपके जिसमें गर्म लगते हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा अच्छी है। मधुमेह रोग वालों को जब इन्हीं होती तो उनके हाथ मिलाओगे तो हाथ ठंडे लगेंगे, उनके हाथ में ऊर्जा नहीं रहेगी, उष्मा नहीं रहेगी। इसका मतलब हुआ कि उनकी शक्कर से ऊर्जा नहीं बनी, और शक्कर रक्त में ही है। ये तो एक साधारण तरीका बताया। वैसे मशीनें नापती है रक्त ले करके कि इसमें कितनी शक्कर है रक्त के अंदर मौजूद। जब रक्त में शरीर मौजूद रहेगी, इसका मतलब हुआ कि शरीर को वो ऊर्जा लगी नहीं, ग्लूकोज हमारा काम नहीं आया, वो रक्त में ही है। सेल्स
जितने भी हैं हमारे शरीर में वो ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इन अंगों की गड़बड़ी से, पैंक्रियाज है, लीवर है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है और थायराइड है, जब इनकी गड़बड़ी हो जाती है तो वो शक्कर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तो कमजोरी भी आती है, और रक्त में उसका बना रहना शक्कर का, वो दूसरे अंगों को भी डैमेज करता है। ये जो इंसुलिन पैदा होता है हमारे शरीर में, एक ग्रंथि का नाम है पैंक्रियाज, क्लोम ग्रंथि भी बोलते हैं उसको। ये नाभि के बाईं ओर हमारे आमाशय के ठीक नीचे होती है, 5-6 इंच लंबी होती है, थोड़ी चपटी होती है, गुलाबी रंग की होती है, कुछ भूरे रंग की। ये एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी जिसका नाम है लैंगरहेंस। उस विज्ञानी ने क्लोम ग्रंथि की जब संरचना देखी अंदर से, तो उसमें 3 प्रकार के अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, 3 प्रकार के सेल उसके अंदर देखे। उनसे तीनों से 3 प्रकार के रस निकलते हैं, जो वो रस जा करके और फिर इंसुलिन बनते हैं, और इंसुलिन बना के उस शक्कर का पाचन करवाते हैं। अब ये इंसुलिन का दूसरा काम और भी है। एक तो ये उसको ऊर्जा पैदा करवा देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब हमारे पास शक्कर बच जाती है तो इसको लीवर में जमा कर देता है, एड्रिनलिन में जमा कर देता है और शरीर की मांसपेशियों में जमा कर देता है। जब वक्त पड़ता है, आपको भोजन नहीं मिलता है, तो वो लीवर उसको रिलीज करता है, पेशियां रिलीज करती है, और पुनः रक्त में शक्कर की मात्रा आ जाती है। चाहे आपने भोजन नहीं किया हो, आपके पास सुरक्षित भंडार भी है। ये इंसुलिन का काम है। अब रक्त में शर्करा है तो है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो वो अतिरिक्त शर्करा लीवर में नहीं जा रही, कोशिकाओं में नहीं जा रही, तो अब वो रक्त में बनी है। अब रक्त में उसकी मात्रा जब बढ़ती चली जाती है, तो पेशाब में जाने से गुर्दे भरसक कोशिश करते हैं कि न जाए। गुर्दे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। गुर्दे यदि आपके स्वस्थ हैं तो उसको पेशाब में नहीं जाने देंगे, लेकिन जब गुर्दे ही थक जाते हैं तो फिर वो पेशाब में जाना शुरू हो जाती है, और तब आपको पता चलता है कि मुझे मधुमेह हो गया। तो गुर्दे भी उसका संघर्ष करते करते गुर्दे थक जाते हैं, तब जाकर के पेशाब में जाती, तो गुर्दे खराब हो गए। लीवर में नहीं जाई तो लीवर खाली पड़ा है ग्लूकोज से। अब आपको कमजोरी आती है। कमजोरी इसलिए आई कि आपको जो ऊर्जा मिलना थी वो इंसुलिन नहीं है, पैंक्रियाज खराब हो गई आपकी। अब आहार द्वारा जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था, उसमें से 100% इसकी बनती है, प्रोटीन में से 58% बन जाती है, और ये सब कोशिकाओं में जमा रहती है। निराहार व्यक्ति रहता है तो उसके अंदर 70 मिलीग्राम से बढ़ करके 160 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम तक वो रहती है। लेकिन जब मिठाई खा लेते हैं तो वो 180 से ऊपर पहुंच जाती है, और 2-3 घंटे बाद फिर पुनः वापस आ जाती है। इस प्रकार इंसुलिन की सहायता से लीवर और मांसपेशियों में जमा रहती है। भोजन के 3 घंटे बाद पश्चात 120 मिलीग्राम हो जाती है। अब गुर्दे जो काम करते हैं हमारे, तो गुर्दे भी हमारे खराब हो जाते हैं। वो रोकते रोकते, क्षमता है उनकी जितनी, उतनी देर तक तो रोक सकते हैं वो शक्कर को, लेकिन जब देखते हैं कि अंदर हजम भी नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है, गुर्दे अशक्त हो जाते हैं, पेशाब में जाना शुरू हो जाती है, तब आपको पता चल जाता है कि मुझे ये रोग हो गया है। अब इसका कारण क्या है? एक तो कारण बताया कि ये अंग खराब हो जाते हैं। अब ये खराब क्यों होते हैं, तो उसके लिए इसका वैज्ञानिकों ने शोधन किया कि आखिर में ये खराब हो क्यों जाते हैं अंग हमारे। तो इनमें कुछ कारण बताए हैं। उन कारणों में आप देखिए, एक तो आनुवंशिक कारण होता है, यानी परंपरागत अपने खानदान में यदि किसी को हुआ है पहले,
तो उसमें से 85% लोगों को वो हो जाती है। यानी सभी को 100% नहीं होती, कुछ लोग बच भी जाते हैं आनुवांशिक उससे। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप भोजन करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि मुझे आवश्यकता है भी भोजन की या नहीं है, लेकिन शौक से स्वाद के वश होकर के खाते रहते हैं। आपने देखा मोटे व्यक्तियों को भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनकी शक्कर हजम नहीं होती और उनको लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं, जबकि खा रहे हैं। तो उनको फिर हमेशा भूख ही महसूस होती रहती है, क्योंकि वहाँ अंतिम समय, अंतिम स्थिति में जा करके ऊर्जा तो बनी नहीं। ऊर्जा नहीं बनी तो कमजोरी लगी, कमजोरी लगी तो उन्होंने सोचा और खा लो। ऐसे करके मोटापा उनका और निरंतर बढ़ता चला जाता है। दूसरा, व्यवसाय। व्यवसाय भी एक कारण है इसमें। जैसे जो लोग बैठ के काम करते हैं, अब उनमें क्या होता है, क्लर्क है, दुकानदार है, अध्यापक हैं, वकील हैं, अधिकारी लोग हैं, इनको ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये बैठे रहते हैं, श्रम होता नहीं, शरीर में हलचल होती नहीं है। इन पैसे से जुड़े हुए लोगों को इनका लीवर खराब रहता है, इनकी पैंक्रियाज ग्रंथि खराब रहती है, तो अतिरिक्त जो शक्कर इनके शरीर में इकट्ठी होती रहती है, तो उससे वो मधुमेह हो जाता है। इधर दूसरा वर्ग है मजदूर वर्ग, वो खिलाड़ी हैं। ऐसे कोई व्यवसाय हैं जिनको व्यवसाय के अंतर्गत, जैसे किसान हैं, उनको बराबर श्रम करना पड़ता है। वहाँ देखेंगे तो मधुमेह रोग है ही नहीं उनको, वो पूरा वर्ग बिल्कुल स्वस्थ है। तो व्यवसाय भी इसमें कारण है। आहार, भोजन करना। अब भोजन करने में आप लेते क्या हैं, वो आपकी चॉइस पर है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि आप चीनी है, चावल है, मैदा है, मिठाइयाँ हैं, कंसनट्रेट कार्बोहाइड्रेट, डालडा घी है, नारियल का तेल है, ये सेचूरेटेड फैट है, चॉकलेट है, पिपरमेंट की गोलियां हैं, जैन डिब्बा बंद आहार हैं, ग्लूकोज पीते हैं आप, लिम्बा, हार्लिक्स, लेमन और सत्ती, जो जो भी आप, केक, बिस्कुट, पेस्ट्रीज, कन्फेक्शनरी, सिंथेटिक आहार, शराब, मांस, तले भुने आहार, इनका जब अधिक प्रयोग होता है तो भी रोग हो जाता है। तो मैंने आनुवांशिक बताया, मोटापा कारण बताया, व्यवसाय बताया, आहार के कारण होता है। एक कारण और आपको बताता हूँ मैं, तनाव। दबाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है, ये योग में कभी मौका मिला तो इसका पूरा बताऊंगा मैं। तनाव, स्ट्रेस हर व्यक्ति को होता है, लेकिन कुछ लोग उस तनाव को फेस कर जाते हैं, इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है। जैसे हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग निद्रा करते हैं, योगासन करते हैं, तो उस तनाव को हम झेल लेते हैं। लेकिन जो ये नहीं करते, उनसे बैठे ठाले जीवन बिताते हैं और उनको स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस में क्या होता है, हमारी दो प्रकार की, तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की नाड़ियाँ होती है। आपने ईड़ा पिंगला का नाम सुना है, वो एक सिंथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंथेटिक जो है वो तनाव लाती है। यदि आपकी दाहिनी नाड़ी ज़्यादा सक्रिय है, सूर्य नाड़ी, तो आपको तनाव रहेगा। इसलिए हम बार बार चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी को लोम विलोम के द्वारा उन्हें बैलेंस करते हैं, तो तनाव समाप्त हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो तनाव समाप्त हो जाता है। तो ये योग में तनाव का प्रबंधन होता है। तो तनाव भी एक कारण है। अभी उसके बारे में, तनाव के बारे में ज़्यादा फिर इतना ही बताता हूँ कि तनाव और दबाव से होते हैं। एक अगला कारण मैं बताता, उम्र के हिसाब से। उम्र में 40 साल के बाद ये रोग अधिकतर लोगों को पैदा होता है। बचपन में भी हो जाता है किसी बच्चों को आनुवंशिक के कारण। 70 साल के बाद मधुमेह कुछ कम लोगों को मिलता है। किशोरावस्था में भी ये रोग होता है। तो आनुवंशिक मधुमेह कहते हैं उसको। एक लिंग के अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में मधुमेह की संख्या अधिक है, क्योंकि हमने देखा कि घर में दिन रात महिलाएं तो काम करती रहती है, लेकिन पुरुष वर्ग आराम करता रहता है। तो पुरुषों में ये रोग ज्यादा देखा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में विकृति। अभी मैंने बताया था कि हमारे लीवर हैं, पैंक्रियाज हैं, थायराइड ग्रंथि हैं, एड्रिनल ग्रंथियां हैं,
इनमें गड़बड़ी हो जाती है, इनके हार्मोन सही नहीं निकलते हैं, पेंक्रियाज के हार्मोन सही नहीं निकलते हैं, वो इंसुलिन पैदा करती है, तो ये रोग हो जाता है। जाति, देश और परिवेश, ऐसी जातियां जिनके खान पान में कंसंट्रेट, कार्बोहाइड्रेट, शराब है, इनका चलन ज़्यादा रहता है, कुछ जातियों में होता है, उनमें मधुमेह रोग ज़्यादा होता है। शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीणों में मधुमेह कम पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा आराम पसंद लोग होते हैं शहरी, और ग्रामीण उनको तो काम करना पड़ता है, तो शारीरिक श्रम हो जाता है। तो जाति, देश और परिवेश, इस प्रकार इनका भी फर्क पड़ता है। एक विषाणुजन्य मधुमेह होता है। कभी कभी विषाणुओं के संक्रमण से हमारी क्लोम ग्रंथि डैमेज हो जाती है। पैंक्रियाज ग्रंथि जो इंसुलिन बनाती है, वो किसी रोगों ने, दूसरे रोग होते हैं उनके कारण भी वो डैमेज हो जाती है, तो उससे भी रोग होता है। अब लक्षण क्या है मधुमेह के, ये आप लोग जानते हैं, थोड़ा मैं भी बता देता हूँ। अधिक भूख लगना, अधिक पेशाब आना, पेशाब का सामान्य गुरुत्व 1005 से बढ़कर 1050 तक हो जाता है। सारे शरीर में चींटियों चलने जैसी संवेदना होती है। त्वचा रूखी हो जाती है, प्यास अधिक लगती है, दुर्बलता महसूस होती है, घाव नहीं भरते हैं। कार्बंकल, गैंग्रीन, पेशाब में खुशबू आती है, मीठी मीठी गंध आती है। पेशाब के उपरांत चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है आपके पेशाब में, उनको मीठा लगता है। पेशाब का रंग भी मटमैला रहता है। मधुमेह के रोगियों में वसा का चयापचय भी असंतुलित हो जाता है, फैट्स भी नहीं पचता है उनको। इस कारण से रक्त में कोलेस्ट्रॉल, एसिड, एसीटोन, पेशाब में भी एसीटोन आदि ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। रक्त में बढ़ा हुआ कीटोन ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, और फलतः शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जोर जोर से श्वास लेना पड़ती है, इसमें श्वास की भी जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों को श्वास की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज वालों को। कभी कभी बेहोशी आ जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो। समय पर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती तो मृत्यु भी हो जाती है। अब मधुमेह के रोगों में रक्त संचार की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है, विशेषकर हृदय से दूर के अंगों को रक्त द्वारा पोषण नहीं मिल पाता है। फलतः वह अंग संवेदनहीन होकर नीला एवं भूरा पड़ जाता है। समय पर यदि इसका उपचार नहीं हुआ तो भयंकर गैंग्रीन हो जाता है। जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो मांस सड़ने लगता है। इसलिए कभी कभी गैंग्रीन की भयावहता को देख करके उस अंग को काट भी देते हैं डॉक्टर लोग। मधुमेह रोगियों में शर्करा अधिक होने से रक्त भी उनका विषैला हो जाता है। रक्त विषैला हो जाता है तो जो नाड़ियां हैं हमारी रक्त की, धमनियां, वो उस विषैले रक्त के कारण डैमेज हो जाती है। डैमेज हो जाती है, कई जगह वो ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा हो गया, क्योंकि वो नसें जो रक्त पहुंचा रही है वो डैमेज हो जाती है, सड़ जाती है उससे, क्योंकि रक्त विषैला है। विषैला रक्त वो कब तक बर्दाश्त करेगी नाड़ियाँ। मोतियाबिंद आंखों में नहीं मिलता है, आंखों में ऊर्जा नहीं मिलती है, शक्कर की मात्रा बढ़ गई तो वहाँ की नसें डैमेज हो गई तो आंखों के रोग हो गए। जोड़ों में संधिवात हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, श्वास फूलने लगती है, मोतियाबिंद, दृष्टिकोण, गैंग्रीन आदि रोग हो जाते हैं। अब इसकी चिकित्सा का नंबर आता है। आप इस रोग से परिचित तो हो गए। अब चिकित्सा में पहले मैं बताता हूँ कि जनरली आजकल अस्पतालों में क्या होता है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। आप चिकित्सा कराने जाते हैं तो वो कारण पे नहीं जाते, जो कारण है, जिस कारण से आपको ये रोग हुआ है, वो उस पे नहीं जाते। वो तो कहते हैं कि आपने मीठा ज़्यादा खाया तो मीठा बंद कर दीजिए। आप मीठा बंद करना, चलिए मीठा बंद कर दिया, उसके बाद जो रोटी खाओगे तो उसमें तो मिठास है ही, उसको कैसे छोड़ सकते हो। अब उसको पचाना है तो उसके लिए वो कहते हैं गोली खा लो, गोली खा लो। गोली का रिएक्शन भी होता है, वो एक और विष बढ़ गया शरीर के अंदर, शक्कर को पचाने के लिए एक काम किया और दूसरा काम उन्होंने और रोक दे दिया।
तो इसके लिए ये कोई अति उचित उपचार उपचार नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं साल साल 2-2 साल क्या जीवन भर गोलियां खाते रहते हैं। चाहे आयुर्वेद के ले लो, वो भी गोलियां देंगे, कारण पे कोई नहीं जा रहा है। जो अंग आपका डैमेज हुआ है, जैसे पेंक्रियास डैमेज हो गई, लीवर खराब हो गया है, एडिनल खराब है, थायराइड ग्रंथि खराब है, उनमें क्या क्या खराबियां हैं, उसको कैसे ठीक करना चाहिए, इस पे कोई नहीं जाता। लेकिन योग इसका इलाज करता है। योग कारण पे जाता है और वो उन अंगों को ठीक करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो उनमें ये रोग है नहीं, और अगर है तो दूर भी होता है। ये भी आपने देखा। अब इसमें इलाज पे भी हम जाएंगे। इलाज का मैं थोड़ा सा एक फार्मूला आपको बता सकता हूँ। मधुमेह के रोगियों के लिए एक आहार की व्यवस्था है हमारे पास, क्योंकि आहार से ये रोग हुआ है और आहार से ही हम इसको ठीक करना चाहते हैं। तो आप नोट करना चाहें तो कर रही, मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ आपको। सवेर से शाम तक की आपकी जो आहार की प्रक्रिया है उसको मैं बता रहा हूँ। सवेरे उठे आप, 1 नींबू प्लस 1 गिलास मेथी का पानी प्लस 2-3 लहसुन की कली, ये हो गया आपका प्रातः। रात्रि में 50 ग्राम मेथी को 150 मिली पानी में भिगो दें। सुबह सिर्फ पानी को थोड़ा सा गर्म करके पिए। मेथी को अंकुरित करके सलाद बना लें, उसको खा लें। ये हो गया आपका सवेरे का कार्यक्रम। अब उसके आराम से बाद बताओ जरा, थोड़ा आराम से। 1 नींबू, 1 गिलास मेथी का पानी। फिर से सुन लो, हम्म। फिर से सुन लो, आप बिल्कुल पूछिए आप। 1 नींबू, मेन चीज एक यही है, इनको थोड़ी आराम आराम से लिखवा दो आप। बिल्ली लिखते जाओ ना आप, मैं बिल्कुल लिखा रहा हूँ। लिख रहे हैं। सवेरे से उठेंगे आप, पानी पीने की सबकी आदत होती है, उसमें आप 1 नींबू मिला लें। 1 गिलास मेथी का पानी, ये मेथी रात को आप गलाएंगे, मेथी दाने, और उसको छान लें, और छान करके 1 गिलास पानी नींबू के साथ मिला लें। अब 2-3 लहसुन की कली, वो भी आप इसमें इसमें पीस कर। मेथी कितनी डालनी है? मेथी की मात्रा कितनी होगी? मेथी 1 चम्मच। इसमें मेथी 50 ग्राम है, इस फार्मूले में 50 ग्राम लिखी हुई है, लेकिन मेरा अनुभव है मैं 1 चम्मच, वो फूल जाती है, वो 2 चम्मच ले लें आप। और 150 मिलीलीटर पानी, उसमें भिगो के सिर्फ पानी को छान लें, थोड़ा सा गर्म कर लें, और मेथी जो बचती है अंकुरित, उसको अंकुरित कर लें। फिर उसको बाद में सलाद बना के खा लें। उसके 2 घंटे बाद, आगे बोलूं? जी। हाँ, करेले का रस 125 मिली, या ये, अगर ये नहीं तो दूसरी चीज, शलजम का रस 200 मिली। अगर इसकी जगह तीसरी चीज लेना है तो पालक, सलाद, टमाटर, लौकी, ककड़ी, इन सब्जियों का रस, ये भी कम से कम 225 मिली, 200 मिली, 250 मिली के बराबर। एक चीज इसके अलावा, मान लो ये भी नहीं मिला हमको, तो 250 ग्राम टमाटर ले लीजिए और उनका सूप बना लें। ये हो गया आपका 2 घंटे बाद, यानी 8:30 बजे। अब 11:30 बजे, ठीक 3 घंटे बाद, गेहूं, ये कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको। गेहूं, जौ, मूंग, मोठ, मसूर, कुल्थी, ज्वार, ग्वार, सोयाबीन, राजमा, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। ये फार्मूला मैं फोटो खींच करके इस योगा कार्यक्रम में डाल दूंगा।
व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, आप चिंता नहीं करना कि ये जल्दी बोल गए थे तो हमने तो सुन नहीं पाए। मैं इसको भी व्यवस्था कर दूंगा आपको, है नहीं। अभी आप सुन लें, ये पूरा का पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा। तो 11:30 बजे आपको गेहूं, जौ, मूंग, मोठ, मसूर, कुल्थी, ज्वार, ग्वार, सोयाबीन, राजमा, मंडुआ, अरहर, मटर और चने के समान मात्रा में पिसा हुआ आटा, यह मल्टी ग्रेन आटा आता है, आपके पतंजलि में होता होगा ये इनकी आप पिसा करके रोटी बना ली। और इनके साथ में उबली सब्जी, आप सब्जी को तेल में छोंके नहीं, उबली सब्जी। इसके साथ में 250 ग्राम सलाद, अंकुरित अनाज 200 ग्राम, जिसमें चना है, मूंग है, मेथी है, मोठ है, गेहूं भी इसमें है, और दही 100 ग्राम। ये आपका हो गया भोजन। अब इसके बाद में औषधि के रूप में आपको क्या लेना है, जामुन की गुठली का चूर्ण, ये आप दिन में दोपहर बाद ले लें। उसके साथ छाछ ले लीजिए आप 1 गिलास। फिर अंत में शाम के टाइम 4:30 बजे आप खट्टे फल ले लें। देखिए, इसमें मीठे फल नहीं लेते हैं, लेकिन खट्टे फल आप सब खाइए। मधुमेह में खट्टे फल आप जितने खाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। नारंगी, नाशपाती, अनार, पपीता, खट्टे सेव फल, अंगूर, अंगूर इसमें बहुत अच्छा होता है। और अंत में शाम को बिल्कुल सोते समय अंकुरित अनाज है, फल है, मौसम के अनुसार जो मिल जाए, सलाद है और दही। ये चार्ट आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। ये दही रात में भी खा सकते हैं क्या? दही ये शाम के टाइम, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके विषय में मतभेद भी हैं। दिन में आप ले लें दही। अब वो चीजें मैं बोल रहा हूँ जो आपको नहीं खाना है, आप सुनते जाएं। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, यदि आपने नहीं भी उसको याद रखा है तो मैं आपको चार्ट पहुंचा दूंगा ये। लिख रहे हैं, हम तो लिख रहे थे। हाँ, लिख रहे तो ठीक है, लिखिए आप। निषेध, जो चीज नहीं लेना है, चाय, जो ये चीनी। तो सब लेते हैं हम। हाँ, नहीं लेते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको। मैं नहीं लेते तो मैं कहता ही नहीं आपको। मुझे पता है कि आप ले रहे हैं, जब भी कह रहा हूँ मैं। चाय, चीनी, कॉफी, मिर्च, गर्म मसाले, तले भुने आहार। देखिए, तलना भूलना ये आपके भोजन से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। बिस्कुट, ब्रेड, सॉफ्ट ड्रिंक, कन्फेक्शनरी, सिंथेटिक आहार। मधुमेही रोगियों को पूर्ण उपवास न करना चाहिए, आंशिक उपवास और रसाहार करना चाहिए, क्योंकि उपवास हमारे यहाँ प्रत्येक रोग की एक दवाई है। लेकिन मधुमेह वाले को तो वैसे ही भोजन नहीं मिलता, उसको तो शक्ति नहीं मिल रही है, तो उसको पूरा उपवास नहीं कराते हुए उसको रसाहार कराना चाहिए। रसाहार किनका? खट्टे फलों का और सब्जियों का। मीठे पदार्थों का रसाहार नहीं करना। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, खास हर रोग के लिए है और मधुमेह के लिए भी, वही चीज है, अग्नि पर बिना पकाए भोजन। अग्नि पे पकता है, वो अग्नि वाला भोजन आपको बिल्कुल मधुमेह को छोड़ देना चाहिए। और प्राकृतिक आहार, जैविक आहार, ये कुछ दिनों तक आपको चलेगा, जिसमें अंकुरित भी आ जाता है, सलाद भी आ जाते हैं, रस भी आ जाते हैं, खट्टे फल भी आ जाते हैं। तो आपकी रक्त शर्करा बिल्कुल नील हो जाएगी। ये अग्नि पर बिना पकाए, इसका मतलब क्या है? अग्नि पर बिना पकाए भोजन छोड़ देना चाहिए? हमारे किचन में चूल्हा होता है ना, हाँ उस पे सारा चीज भोजन पकता है। हाँ।
वो ही नहीं करना है उसको, मधुमेह वाले को, अगर ये उसको अच्छा होना है तो। और नहीं अच्छा होना है तो वो जिंदगी भर करता रहे उस भोजन को। चूल्हे पे पका नहीं खाना। चूल्हे से मेरा मतलब अग्नि पे पका, चाहे वो गैस का चूल्हा हो, स्टोव हो, सिगड़ी हो, कंडे का चूल्हा हो, लकड़ी का चूल्हा हो। अग्नि का मतलब है चूल्हा नहीं जले, चूचू जले घर वालों के लिए जो स्वस्थ हैं। लेकिन मधुमेह वाले रोगी को ठीक होना है तो उसको कुछ दिन इस परहेज करना पड़ेगा और इन सब प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। अशोक जैविक तो भैया, फिर रोटी रोटी काय पे बनाएंगे रोटी? अरे पर जरूरी क्या है, आप अंकुरित क्यों नहीं खा लेते हो? अच्छा। अंकुरित है ना आज से अनाज, आपको अनाज चूल्हे खा पर लो। का खाना बंद है अशोक भैया। वो हाँ मैं वो समझ रहा हूँ, जरा समझ रहा चेतन की मम्मी सुन रही कि नहीं? चेतन की मम्मी को बैठा लेके सुना दो। मैंने मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि एसिडिक आहार और क्षारीय आहार, तो मैं क्षारीय आहार ही आपको दे रहा हूँ। वो बिना पकाया होता है, जब पका के वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक रोग कारक होता है और क्षारीय रोग का निवारक होता है। जो बीमार है तो उसको आवश्यकता है दवाई की, तो वो दवाई क्या हमेशा थोड़ी खाता है जिंदगी भर। तो इसी प्रकार से कुछ दिनों के लिए ये आहार आपका जो अग्नि पे पका हुआ है, यानी चूल्हे में पका हुआ भोजन जो किचन में पकता है, आम आदत है लोगों की, शादी ब्याह में भी पकता है, सभी दूर हो तो ये तो पकता ही है। लेकिन आपके लिए नहीं है वो, अगर आप रोगी हैं तो। अगर आप किसी रोगी को ठीक करना है तो फिर भी आप ये कर सकते हैं। आगे आदरणीय। हाँ, वो एक है बात और बताऊं कि जो शर्करा वाला आहार, कार्बोहाइड्रेट वाले आहार हैं, उनसे हटके अलग एक दालें होती है, वो दालें प्रोटीन होती है। इसलिए मधुमेह वाले को दालें यानी अंकुरित दाल भी, वो भी नहीं चूल्हे पे पकाई हुई, अंकुरित का मतलब होता है मूंग भी दाल होता है, अरहर भी दाल होती है, सोयाबीन दाल होती है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या बीच में? नहीं, चलो ठीक। तो अंकुरित आहार में आप दालों को ले लीजिए। दाल सबसे उपयुक्त भोजन है। कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन, रोटी वाले, आटे वाले, मैदे वाले, इनको छोड़ना पड़ेगा। जो जिनको यूरिक एसिड बनता है और हाँ मधुमेह भी है, हाँ उनके लिए बताओ थोड़ा। हाँ, ये अंकुरित है ना आपका। यदि आप दालों को इस रूप में खाएंगे अंकुरित करके, तो आपका वो यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा। जी। हाँ, ये अंकुरित तो हर मरीज के लिए है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का अंकुरित हो, चाहे वो दालों का अंकुरित हो, गेहूं का जवारा, ये कार्बोहाइड्रेट है गेहूं। लेकिन यदि वो जैविक है तो वो आपको शुगर नहीं करेगा। यानी खास तो क्या है, भोजन को जब हम पकाते हैं ना, तो वो बिल्कुल रोग कारक हो जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति अच्छा है वो तो खाए, उसे कोई चिंता नहीं है। वो योग प्राणायाम अगर करता है, किसान अगर खेत में खेती करता है, ये तो उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि जो श्रम से परहेज करते हैं, श्रम करना शर्म महसूस करते हैं, तो उनको ये रोग होते हैं और उनको ये दंड भी हम देंगे। प्रकृति खुद देना चाहती है उनको दंड। अब वो ये दंड काजू कैसे दे? किशमिश बादाम पिस्ता ये खाएं कि नहीं? ये कार्बोहाइड्रेट में नहीं आते हैं, ये आते हैं अपने, ये तो खा सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये दाग छोड़ दीजिए, मीठे। बादाम ले सकते हैं आप, पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, लेकिन ये जो अंगूर से जो मीठा जो बन जाता है, ये दाग, ये नहीं लेना है। दादाजी, अब हम वो ये दो ठंड में जो लड्डू बना के खिलाते हैं लड्डू, वो मेरे लिए छोड़ दीजिए आप। तो ये तो चूल्हे पे बिगर पके हैं ना। वो मेरे लिए है। वो घी भी बंद, क्योंकि घी दूध सब बंद। मैं लड्डू तो योग पकते हैं, कौन कहता है लड्डू पकते नहीं? पकते हैं। मैं आपको ये बता अशोक रहा हूँ भैया, आप दूध का कि विचार मत करिए, लड्डू का आप विचार मत करिए। आप और जो भी दादाजी ने कहा है वो आपको लेना पड़ेगा, तब आपकी बिल्कुल शुगर और आप बिल्कुल स्वस्थ। तो आप देखिए, लड्डू और दूध इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आपको बीमार नहीं रहना है
यदि शौक हो बीमार रहने का तो फिर मना नहीं करूंगा मैं। वो तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप हो या आपके साथी कोई हो, घर में कोई हो, तो ये चीजें आपको नियम से बता रहा हूँ कि ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब जितना कोई करेगा उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। वो चाहता है कि थोड़ा थोड़ा करता रहूं मैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा फायदा मिल जाएगा, फायदा तो मिलेगा। बिल्कुल सही है, 100% सही है आपकी बात। ये हाँ। पथ्य कितने दिन लेना है? क्या? ये जो आपने बताया है, एक रोगी को कितने दिन ये उसका है कि भाई वो 1.25 महीना ले, 15 दिन ले, या एक बात 3 महीना ले, कितने समय तक? रुको रुको, इसको जब तक लेना जब है कि तक बीमारी ठीक ना हो। हो जाती, जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती। अब यदि किसी की बड़ी चढ़ी बीमारी है तो वो ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा, और किसी को थोड़ी है तो वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ये तो पैमाना आपको कहीं नपवाने की जरूरत नहीं है। आपको ऊर्जा महसूस होने लगेगी, आपका हाथ गर्म हो जाएगा, आपके शरीर में उमंग और जोश आने लगेगा, ऊर्जा बनने लगेगी, तो आप खुद ही सोचोगे तो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, फिर उसकी चेकिंग भी करवा ले आप। जैसे आप ठीक हो जाते हो तो फिर जी उस भोजन को अति नहीं करना है कि इतने दिन की सारी कसर निकालना है। जो भोजन अभी तक चल रहा था उसमें धीरे धीरे उसको मिलाते जाना, और ये भोजन जो अभी तक चल रहा था इसको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। जी जी। हाँ, नहीं तो बहुत से लोग सोचते हैं बहुत दिन से नहीं खाया है तो अब फिर से वही खाना, तो फिर वापस बीमारी हो जाएगी। लेकिन मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ, अभी तो मैं ये आहार वाली बात बता रहा हूँ। मैं योग वाली बात भी बताऊंगा कि यदि आप योग प्राणायाम करते हैं तो खूब मीठा खाएं। खेती करते हैं, किसानी करते हैं, अच्छी हट्टी कट्टी कुछ मेहनत करते हैं, हट्टे कट्टे हैं, खा सकते हैं आप सब। लेकिन आप बीमार पड़ने के शौकीन हैं, इसलिए कहा कि ये आपको दंड उठाना पड़ेगा। आदरणीय नारायण जी भाई साहब का हैंड राइज है। जी आदरणीय हाँ नारायण जी, आप। हाँ, बोलिए। आदरणीय नारायण मीना जी। जी बहन जी, हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम। मैं ये कह रहा था, ये मधुमेह शुगर के लिए ये हाँ, करेले का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। अरे तो मैंने बोला तो है आपको। करेले का क्या है, करेले के अपने यदि 1 किलो करेला लें और उसको बारीक काट के, और यदि पैरों से कुचलें, हाँ, वो जब भी तक ठीक। अपने मुंह में कड़वापन ना आ जाए, जब तक बिल्कुल यदि बिल्कुल। 15 दिन यदि लगातार इसका प्रयोग करें तो मधुमेह जड़ से खत्म हो सकता है। मुझे खुद मधुमेह था हाँ और हाँ, आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मधुमेह नहीं है मेरे पास, मेरे लिए। हाँ होता है ये, क्योंकि ये हमारे पैरों बहुत ही। में, देखिए मैं जी आपको बताता हूँ, जी हमारी हाथ की हथेली और पैर, नीचे जो पैरों के पदतली होती है, इनमें इनमें प्रत्येक में नाड़ियां होती है, जो ये हमारी उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है। तो मैंने ऐसा देखा है, मैंने अनुभव नहीं किया, कि वो कोई रस है, उस रस में को एक थाली में डाल करके उसमें पाँव को रख दीजिए आप, तो नहीं, पैरों के द्वारा वो मुंह में मैंने कड़वास तो है। इसका मैंने तो इसका प्रयोग किया है, और हाँ 15 दिन में पूरी शुगर खत्म हो गई, और आज बिल्कुल शुगर नहीं है मेरे लिए। आपका नंबर दो, आपका नंबर दो, पैरों वाले। फिर मेरा 9977055551 मेरा नंबर है। ये तो घर का प्रयोग है, आप बाजार से देसी करेले खरीद लो। हाँ, एक डबल एक नाइन किलो डबल सेवन जीरो 555551। ये ये तो मेरा खुद का किया हुआ प्रयोग है मेरा, ये तो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ जी कि ये केवल करेले तक ही सीमित नहीं है। आप किसी भी औषधि को लीजिए जो आपको वो लेना है और फायदा करती है, उसका रस निकालो, उसमें पाँव रख दो, वो जी ऊर्जा जी भी ग्रहण करता है। जी जी हाँ, उसका मीठा खाना छोड़ दो उसके साथ में, और मीठा, आप 15 दिन यदि प्रयोग करोगे तो आपकी शुगर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर नहीं आएगी। ये धन्यवाद। नीम के पत्तों का भी करते हैं, नीम के पत्तों में भी उसका रस निकाल के पाँव रखते हैं, मुंह में कड़वास आ जाती है, उसका स्वाद मुंह में मालूम पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन करेले पैर से कुचलेंगे तो उसका कड़वापन मुंह से आ जाएगा। तो जब मान के चलो हाँ अपना प्रयोग हो गया पूरा, फिर बंद कर दो उसको। अब थोड़ा सा एक ये समझ लीजिए एक कि घंटे के लिए। ये तो आहार हो गया,
जब हम चिकित्सा करते हैं तो आहार उसका एक पक्ष होता है, एक पक्ष उसका होता है योग और एक पक्ष उसका होता है चिकित्सा। अब चिकित्सा में आपको बताता हूँ जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा हमको। मधुमेह के रोगियों को प्रातःकाल मिट्टी की पट्टी आधे घंटे तक लेने के बाद पेट व रीढ़ के गर्म ठंडा सेक के बाद मालिश करें और फिर इसको एनिमा दें। अर्थात उसको कब्जे की शिकायत हो तो कब्जे की शिकायत को निर्मूल करना पड़ेगा। पहले पेट को आधे घंटे तक गर्म ठंडा सेकने के बाद उसमें मिट्टी की पट्टी रख दें पेड़ों पर, तो आपकी आंतें सही काम करने लगेगी। वहीं वो गर्मी आपकी लीवर को भी लगेगी, वहीं एड्रेनलिन को भी लगेगी। तो मैंने अभी जो पूर्व में बताया था कि हमारी कुछ ग्रंथियां हैं वो बीमार हो जाती है, उनमें बाधा आ जाती है, तो फिर ये मधुमेह हमको हो जाता है रोग, शक्कर पचती नहीं है। तो उसमें एड्रेनलिन ग्रंथि, लीवर, पैंक्रियाज ये सब आ जाते हैं। उनको कैसे ठीक करना, मैंने पहले बताया था ना कि इन अंगों को ठीक करना जिनकी बीमारी के कारण ये हमको इंसुलिन बंद हो गया था, वो अंग हमारा बीमार हो गया था। अब उसको फिर से स्वस्थ कैसे करना, उसको स्वस्थ भी तो करना पड़ेगा। ये भोजन हम कब तक बंद रखेंगे। तो उन अंगों को जब हम स्वस्थ कर लेंगे तो फिर आप आराम से मिठाइयाँ खाइए, दूध खाइए, रबड़ी खाइए, सब खाओ। तो उन अंगों को ठीक करने का कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ। गरम ठंडा कटी स्नान लेना। गरम एक टब में गरम पानी रख दीजिए, एक में ठंडा रख दीजिए, तो पूरे कमर तक उसमें पाँव बाहर करके बैठ जाइए। उसका 3 मिनट गरम का, 1 मिनट ठंडे का, इसको कटी स्नान बोलते हैं, गरम ठंडा कटी स्नान। तो ये आधे घंटे का कार्यक्रम है। इसमें आप बैठ जाइए और फिर उसके बाद नहाना नहीं। तो आप सोचे कि अब नहा भी लें, तो नहाओगे तो सारा का सारा उसका लाभ चला जाएगा। तो इसमें प्रातःकाल मिट्टी की पट्टी आधे घंटे तक लेने के बाद रीढ़ के गरम ठंडा सेक देने के बाद मालिश करें, फिर एनिमा लगाएं और फ्रेश हो जाएं। इसमें और भी उपचार हैं। कटी स्नान गरम ठंडा मैंने अभी बताया, वो भी ले लीजिए। मालिश, सर्वांग मालिश। सर्वांग मालिश का मतलब क्या है, पूरे शरीर में नाड़ियां हैं हमारे, उन नाड़ियों में रक्त संचार की नहीं हो रहा है, तो मालिश करने से उनमें रक्त संचार की मात्रा बढ़ेगी और हार्मोन प्रणालियां जितनी भी है हमारी वो स्वस्थ हो जाएगी। वो हार्मोन छोड़ने लगेगी, रोग होगा ही नहीं आपको, और हुआ है तो दूर हो जाएगा। यानी आहार तो हमने एक लिमिटेड समय के लिए लिया है, लेकिन ये जो क्रिया कर दी तो फिर ये हमारा रोग और जल्दी ठीक हो जाएगा। हम दोनों पक्षों पे 3 पक्ष हैं इसके हमारे, एक योग करना, एक चिकित्सा लेना और एक आहार सुधारना। तीनों को यदि साथ साथ हम चलाएंगे, आप सोचे केवल आहार ले लिया, आप योग भी करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, तो उससे आपके रक्त संचार ठीक होगा, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होगी, तो शरीर में जो बेहोशी आना है, कमजोरी आना, हाथ हमारे ठंडे हो गए हैं, हमेशा गर्म रहेंगे हाथ भी आपके। अब इसमें और भी कसरत योग के आप बहुत सारी होती है, वो अब योग के उसमें बताएंगे आपको। एक संप्रक्षालन क्रिया होती है योग में, आप में से कोई अनुभवी होंगे इसके, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि संप्रक्षालन का मतलब होता है कि सारे ही रोगों का निराकरण। कोई सा भी रोग नहीं रह सकता आपको। सारे रोग होते हैं जब हमारी आंतें खराब होती है, आंतों में मल जमा होता है, वो किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन आंतें यदि साफ कर ली हमने तो संघ प्रक्षालन में ये होता है। उसमें कुछ 5 आसन होते हैं, आप जानते होंगे, जो योग करते हो तो सभी जानते होंगे इसको। वो 5 योगासन पानी पी करके बारी बारी से जब उनको हम लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारी आंतों से मल निकलने लगता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि आंतें बिल्कुल मल रहित हो जाती है। जब मल रहित आंतें हो जाती है तो उसका असर पड़ता है, आपके सारे हार्मोनल प्रणाली ठीक हो गई,
रक्त संचार प्रणाली ठीक हो गई, हृदय ठीक से काम करेगा, फेफड़े ठीक से काम करेंगे, सारे अंग आपके स्वस्थ हो जाएंगे। ये संग प्रक्षालन क्रिया होती है। दैनिक सूर्य नमस्कार, जानु, कुछ आसन के नाम बताता हूँ। जानु शिरासन, अर्धमश्चंद्रासन, धनुरासन, चक्रासन, शलभासन, भुजंगासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीडासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्यासन। ये आप इनको डोज करें। प्राणायाम में लोम विलोम प्राणायाम और ध्यान, योग निद्रा। योग निद्रा से तनाव दूर होता है, ध्यान से रक्त संचार ठीक होता है और रक्त संचार की प्रणालियाँ, तंत्रिका तंत्र ठीक होता है। तो इनके सब जब ठीक होने से योग का, आहार का और तीसरा मिट्टी चिकित्सा जो हमने अभी गर्म ठंडा स्नान वगैरह बताई, ये तीनों का जब क्रम चलता है तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको। महीने भर के अंदर अच्छा से अच्छा रोगी ठीक हो सकता है। थोड़े दिन के लिए आपको ये कष्ट होगा, स्वाद को छोड़ना पड़ेगा और ये आप कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन करिए तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। जी जी, स्वागत है जी ओम। उमा प्रसाद भैया का। संघ प्रसारण क्या किसी भी सीजन में कर सकते हैं? अभी सर्दी में कर सकते हैं क्या? मैं बताता हूँ। एक तो उस दिन मौसम साफ हो, बदल नहीं हो, ठंड के दिन हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को न तो ये ठंडी हवा लगे, ऐसा बंद कमरे होना चाहिए, हवा का प्रवेश नहीं हो। दूसरा, वहाँ ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो उसमें भी ध्यान रखें, क्योंकि जब मल निकलने लगता है तो शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है। मेरा अनुभव है, ये मैंने किया हुआ है और करवाता भी हूँ मैं। शरीर जब कमज़ोर हो जाता है ना, तो ठंडी हवा फिर असर कर देगी तो दूसरे कोई ना कोई रोग हो जाएंगे। इसलिए संघ प्रक्षालन एक बंद कमरे में, बंद हाल में 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति एक साथ कर सकते हैं। मौसम साफ हो, आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए। सर्दी के दिनों में करें, गर्मी के दिनों में करें, बरसात के दिन में जरा बदल रहते हैं तो उन दिनों का ध्यान रखें। और बोलिए। ओम। ओम। सर, जैसे एनीमा के संबंध में आपने कहा कि एनीमा लेना चाहिए, तो ये हाँ। एनीमा मतलब कितने दिन तक लेना चाहिए या कुछ अंतराल से लेना चाहिए, और इसके दुष्परिणाम क्या है? हाँ, वो बताओ, सुन लो आप। एनीमिया का कोई दुष्परिणाम नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ एनीमा कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। गर्म पानी कुनकुना, उसमें एक नींबू निचोड़ सकते हैं आप, नींबू का रस छान करके उसमें डाल सकते हैं। आंतें, मैं कहता हूँ 100 में से 90-95% लोगों को आंतें भरी रहती है। कारण ये है कि जो भोजन आजकल हम करते हैं वो मैदे का होता है, वो चिपकता है आंतों में। आप बाजार में जाएंगे, होटलों में तमाम मैदे ही प्रयोग होता है। आप ये डिब्बा बंद आहार लाएंगे, फूड, ये फास्ट फूड पैकेट लाएंगे। आप यदि ये ध्यान रखें कि हमको दलिया खाना है, रफेज, जो रफेज होते हैं, रेशे वाली चीज़ें हैं, उनसे आंतें साफ हो जाती है। लेकिन चिकनी चीज़ें हैं, तेल घी का प्रयोग भी है उसमें, मैदा है उसमें, दूध से बने पदार्थ हैं उसमें, चावल है उसमें। चावल वो जो आजकल पॉलिश्ड वाले आते हैं, बाकी पुराने चावल जो आते थे वो अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंतें जब खराब होती है तो एनीमा आपको लेना पड़ेगा। कब तक ले? जब तक आंतें साफ ना हो। दूसरे दिन, तीसरे दिन ले सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन ले सकते हैं। और जी जी। हाँ। और सर, ये जो संघ प्रक्षालन में आपने कहा, तो हाँ। जैसे संघ प्रक्षालन में हमने जब एक दिन प्रयोग मतलब हमारे साथ हमको ये संघ प्रक्षालन की क्रिया समझाई गई, और हमारे एक साथी ने घर जाके स्वयं ने की, तो उन्हें तो हॉस्ट पे मतलब अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। हाँ, ये संघ प्रक्षालन मामूली चीज नहीं है। बदपरहेजी अगर हो गई तो बीमार हो जाओगे। उसको किसी कुशल आदमी के निर्देशन में करना चाहिए आपको।
जी ये नहीं जी कि मैंने आपको बता दिया और आप घर पे करने लग गए, ऐसा नहीं होगा। जो योग सिखाते योग शिक्षक और जिनने करवा चुके हैं उनके साथ जाइए, आप उनके साथ करिए। चलिए धन्यवाद। और भी हमारे किसी भाई बहन सदस्य का कोई सवाल छूटा है या फिर अब मन में है तो आप पूछ सकते हैं। अपना हैंड राइज। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का है और फिर बाद ओम में। प्रणाम भैया, मैं ये पूछ रहा था संघ प्रक्षालन हम कितने दिनों के अंतराल के बाद करवा सकते हैं? देखिए, संघ प्रक्षालन आप महीने में एक बार कर लीजिए, और अगर आपको कोई ज़्यादा बीमारी नहीं हो तो साल भर में 2 बार कर लीजिए। और कुछ लगता है आपको तो दोबारा रिपीट करना हो तो उसको 1 महीने में रिपीट कर लीजिए आप वापस। संघ प्रक्षालन के लिए आपके पास आ सकते हैं क्या? क्या? संघ प्रक्षालन के लिए आपके पास आ सकते हैं क्या? यहाँ तो इटारसी में तो हमें एक बार कराया था। देखिए, पहली बात तो एक, आप रहते कहाँ हैं? इटारसी। इटारसी। इटारसी, वो अच्छा, आप हमेशा बात करते हैं मेरे से, वही हैं क्या आप? अभी कुछ दिन पहले मुझसे बातें की थी आपके लड़के के संबंध, वो तो नहीं है आप? हाँ वही वही है। हाँ, तो अब देखिए कि ये तो क्या है कि उपस्थिति में ही होगा। वहाँ अगर कोई कराने वाले हों तो देख लो आप, भोपाल वगैरह में, इधर आसपास कहीं भी। नहीं, मैंने तो बहुत। हरिद्वार में कराया था जाके, मगर अभी इधर कोई है नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर हरिद्वार में आपने किया था तो आपने सीख लिया होगा वहाँ तो। नहीं, ओम उन्होंने जी बोला था कहानी जब में भी चले जाओ उन्होंने बोला भैया। था जब भी करें आप किसी प्रशिक्षित व्यक्ति जो कराते हैं उनके मार्गदर्शन में ही करना है। आप कितने ही हाँ, सीख जाएं, आपको तो नहीं करना है। तो फिर ये तो जमानी बात में है। चले जाओ आश्रम में। कहा? जमानी आश्रम नहीं करा रहे। नहीं कर, वो तो कराते हैं। नहीं कराते, पता लगा लिया। जी, चलिए गुरुकुल है नर्मदापुरम में, गुरुकुल में आ जाओ। हाँ, ये हो सकता है। जी हाँ, गुरुकुल में कराया। ओम। जी धन्यवाद हाँ, अतिशय तो सुंदर। और मैं ये आगे आदरणीय ब्रिजेश यादव जी, आदरणीय आपका हैंड राइज है। जी जी, सदन को नमन। जय कह रहे श्री थे राम। जो 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 आप ये बताए हैं कि ये नींबू मेथी ये सब लेना है, तो क्या ये स्वस्थ आदमी जो इसको मधुमेह है वो भी ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जी स्वस्थ आदमी मिलेगा तो और स्वस्थ होगा वो। जी 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 ये कोई गोलियां नहीं है कि रिएक्शन करेगी। जी ये तो आपकी आदत में है, वो लेना चाहें बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। ठीक सर, धन्यवाद। अच्छी। जी धन्यवाद। और मैं आगे अब हमारे सदन में ये शुगर वाला दारू पीता है तो उसका क्या असर होता साहब? आ रहा हूँ। अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि उसको रोकूं। मैं तो कह सकता हूँ कि भैया ये दारू नुकसान करेगी, पीते हैं, के ही पीते हैं। तो अब वो पिए ना। सर तो इसको चलेगा, भेज गवर्नमेंट दीजिए बेच रही है, ग्रुप में। गवर्नमेंट खुद ही बेच रही है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी खोल रही है और दारू भी बेच रही है, दो ही काम कर रही है। बिल्कुल अब जी उसका जी। और मैं आदरणीय बनी सिंह जी का हैंड राइज है। जी आदरणीय बनी सिंह जी, और फिर तत्पश्चात हम पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार चलेंगे। आदरणीय बनी सिंह जी। जी प्रणाम सभी महानुभावों को। ये शुगर के लिए मदार का जो पत्ता होता है वो अपने जूते में रख करके अपन चल सकते तो उससे आराम मिल सकता है क्या गुरुदेव? देखो भाई, इसका मेरे कोई अनुभव नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं कि वो सब की सब मुझे याद नहीं है। मुझे जितना याद है वो मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारे लोग उसका ट्रायल करते हैं और उनको रिलीफ भी मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, तो अब देखिए, दुनिया में इलाज की कोई कमी नहीं है। जितना अपन ने बताया उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है।
क्योंकि ज्ञान का कोई पारावार नहीं है। जितने लोग हैं सबके पास कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो रहता ही है। अपन ने जो किया है और जो शास्त्र के अनुसार है वो अपन बता सकते हैं। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आदरणीय अतिशय सुंदर आदरणीय पवन सर का हैंड रेज था। आदरणीय श्री पवन सर का ही हैंड राइज है और मैं उनको ही सादर आमंत्रित करने वाली हूँ। आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी धन्यवाद रंजना जी। और आज के मुख्य वक्ता का मनोहर लाल जी का पुनः अभिनंदन इस मंच पर। कि आपने इतनी सुंदर बात जो इंटीग्रेटेड तरीके से आपने सभी चीजों को साथ लेकर के कई छोटे छोटे कदम जो उठाने हैं अपनी दैनिक चर्चा दैनिक क्रिया में, उनको आपने जो बताया, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपका जो पीडीएफ में आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे हमारे योगाहार ग्रुप में, तो उसका मनन करके अगली बार उससे संबंधित और भी जो प्रश्न है उसको मैं हाँ बिल्कुल। सुनना अभी तो चाहूंगा। अपना योग वाला पक्ष बचा है। हाँ जी जी, वो भी योग जब का कंप्लीट हो जाएगा। जी योग के द्वारा शुगर कैसे ठीक करें और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा वो अलग। अभी तो हमने आज आहार पे बात करी है। जी। तो इस तरह से ये जो क्रियाएं हैं इसका अनुभव, मैं ये मेरा प्रश्न ये है कि आपके पास इस तरह के जब रोगी आप क्या एंटरटेन करते हैं और उनकी उनके लिए आपका क्या व्यवस्था आपने की है? अगर कोई आपके पास आए और अपने आप को वो जो भी रोग है या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी आना चाहता है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? क्या देखो ऐसी एक बात व्यवस्था? बताएं आपको कि यहाँ मेरे घर में एलोपैथी के डॉक्टर हैं 2-3 और मेरी पैथी का कोई भी नहीं है। अब इस उम्र में मैं अकेला ये सब सारा कर नहीं सकता हूँ। बस मैं तो ये वर्बली जो है ऑनलाइन बता सकता हूँ, और अगर आप वहाँ व्यवस्था करें तो मैं आके वहाँ करवा सकता हूँ। कहीं भी इकट्ठे हो जाएं आप 2, 4, 5, 10 लोग। दादा हम इटारसी में व्यवस्था कर सकते हैं आपकी, यदि बहुत आप एक शिविर लेना चाहते बहुत हैं अच्छा। हाँ तो बिल्कुल आ सकता हूँ मैं। जी, तो एक मैं एक इसी तरफ ध्यान इंगित करना चाह रहा था मनोहर लाल जी का, कि इस तरह की व्यवस्था होती है अभी योगाहार का। जब भी कोई ऐसा मिनी योगाहार कार्यक्रम चलता है किसी भी जगह पर, तो ऐसे हाँ एकत्रित होकर के मनोहर लाल जी को सादर बुला करके उनके हाँ अनुभव का लाभ हमारे बहुत सारे साथी उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि हमें इस तरफ भी विचार करने की जरूरत है कि हमारे इस तरह से हम संगठित होकर के अपने इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी शायद मिल पाएगा। और इसी तरह से योगाहार कार्यक्रम की के जो भविष्य में छोटे छोटे शिविर लगने की जहाँ पर भी संभावनाएं हैं, वहां हाँ पर ये एक आप अच्छा जैसे सवाल है। महानुभाव को बुला करके सादर आमंत्रित करके उनका लाभ लिया जा सकता है। तो एक तो ये एक समाधान हो गया है और समाधान की सीढ़ियों की तरफ हम लोग बढ़े हुए हैं। दूसरा जो आपने बताया कि कोई भी उम्र का व्यक्ति इसको करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इन विधियों से कितना उसका अंतराल होना चाहिए? क्या वो हर साल करना चाहिए? क्या वो 5 साल करना चाहिए? स्वस्थ मतलब कि 20 साल से ऊपर, 25 साल के आसपास युवा जो हो गया है और वो धीरे धीरे उनकी दिनचर्या आगे बढ़ रही है, तो उनके लिए क्या अंतराल होना चाहिए? और जो अस्वस्थ है उसका तो पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद उसका क्या अंतराल होना चाहिए? ये है कि स्वस्थ व्यक्ति है उसको अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए। उपवास एक बड़ी चीज होती है आहार के साथ साथ। तो वो उपवास भी एक ब्रह्मास्त्र है हमारे यहाँ रोग ठीक करने के लिए। एक संघ प्रक्षालन वगैरह या डिटॉक्सिफाई का है, और थोड़ा सा रेस्ट भी यदि हम जिन अंगों को देते हैं तो वो और काम की करने की उनकी शक्ति बढ़ जाती है। लीवर को रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमारा मुंह बंद नहीं रहता है। अब मुंह बंद नहीं रहता है तो शरीर के सारे अंगों को काम तो करना पड़ता है। आपको भोजन की आवश्यकता है या नहीं है ये तो कोई सोचता नहीं है। पसंद आया है, स्वाद आया है तो मुंह में डाल लेता है। मुंह में डालने के बाद तत्काल हमारी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। वो लगातार अनावश्यक रूप से जब हम उसको काम देते हैं तो वो थक जाती है, उसकी उम्र कम हो जाती है। तो उम्र बढ़ाने के लिए
कुछ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी कार्यक्रम है कि उनको सप्ताह में एक बार हो, महीने में एक बार हो, 6 महीने में एक बार हो, साल में भर में दो, तो वो करते रहना चाहिए। आपको स्वयं को लगेगा कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि शरीर मालूम पड़ जाता है हमने को, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है, उन्हें करना चाहिए, तो करते रहना चाहिए। और नियम से अगर मान लो इसको करना है तो महीने में एक आध बार संघ प्रक्षालन कर लेना चाहिए। महीने जी में कम से कम 2 दिन का बिल्कुल उपवास करना चाहिए, केवल पानी के अलावा कुछ नहीं लेना। महीने में ये 2 बार कर लो तो चल ये जाए। ये पानी नहीं लेना 24 घंटे के अंतराल की बात कर रहे हैं या उससे कम भी कोई? पानी नहीं, पानी लेना और भोजन नहीं करना, पानी तो खूब पीना, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है तो शरीर से जी कचरा ये बाहर होता है। हाँ बोलिए। ये 24 घंटे का उपवास है, जल वाला या उससे कम का होगा? देखो, उपवास का जब मैं आपको बताऊंगा, एक चैप्टर है पूरा इसका मेरे पास, तो उसकी हर बात बताऊंगा, पूरा तरीका बता दूंगा आपको उसका, कैसे करना चाहिए। उसमें एक बातें नहीं, बहुत सारी जी बातें हैं। उपवास एक जी अपने आप उसकी में कोई चिकित्सा है। जी बोलिए। जी मुझे लगता है कि इस विषय पर कई सारी किताबें भी और इस तरह का लिटरेचर भी होगा, तो है ना। आपके हिसाब से इसमें सबसे अच्छी किताब किसकी होगी इस विषय पर? अरे आपके यहाँ डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी हैं हरिद्वार में, अपने जी पतंजलि में रामदेव जी के साथ में काम करते हैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी। जी जी हाँ आप, योगग्राम में है, योगग्राम में। हाँ योग ग्राम में है ना, वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध आदमी है। जी ठीक है जी। और भी हैंड रेज्ड हैं, उनको भी ले लीजिएगा। जी रमेश चंद्र मेहरा जी, आपके कोई प्रश्न है या? जी जी धन्यवाद। ओम सर, मेरा तो प्रश्न हमारे मुख्य अतिथि महोदय से यह है कि शंख प्रक्षालन पर ही जो चर्चा चल रही है, तो शंख प्रक्षालन जो है पूर्ण रूप से किया जाना ही जरूरी है कि अर्ध शंख प्रक्षालन में भी काम चल सकता है? शुरू में यदि आप कर रहे हैं, प्रारंभ में तो लघु संघ प्रक्षालन होता है। पहले आप हमने बोलो। बोले आप बोले। लघु संघ प्रक्षालन होता है, वो पहले कर लेना चाहिए। जिसने 1-2 बार लघु संघ प्रक्षालन कर लिया है, फिर वो बड़ा संघ प्रक्षालन कर सकते हैं। जी उसमें जो हमारे अनुभव रहे हैं कि जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे साथी को अस्पताल में वो उन्होंने गए, वहां से गुरुकुल से सीखा और स्वयं ने जाके करना शुरू कर दिया, तो नहीं नहीं, वो आपको घर पे अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ा। घर तो पे फिर नहीं आगे करना, जी घर पे नहीं करना। ये कुशल प्रशिक्षक के द्वारा ही कराया जाता है और उनके सामने ही करना। जी जी और लघु जब आप, संप्रचालन तो कर सकते हैं सर घर? अरे जब आपने 2-4 बार कर लिया हो तो आपको पूरा अनुभव आ जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। जी 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 आदरणीय योगाहार मंच पर अतिशय सुंदर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और समाधान भी हो रहा है। तो फिर आगे हम इसको अब यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि 8 बजकर हमारा समय हो गया। तो मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल यादव जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज की योगाहार कार्यक्रम को आप यहीं पर विराम देने का कष्ट करें। जी आदरणीय। ओम, आज हमारे आदरणीय मुकेश जी ने
बहुत ही अच्छा सुंदर योग की क्लास ली। और दूसरे सत्र में आदरणीय हमारे वेदाचार्य, युगाचार्य और वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक और इस देश के जो दिशा और दशा बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता जी, दादाजी, काका जी को प्रणाम करता हूँ। और इनका स्नेह और आशीर्वाद और इनकी दादाजी, ऊर्जा। काका जी और भ्राता जी और उसके साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी और दिनेश भैया ने कहा है। आप हाँ बिल्कुल, आडवाणी जैसी जो है चेहरा है आपका। तो लेकिन तो मैं और आपका स्नेह युगहार कार्यक्रम में जो हम सबके प्रति बना है, जो आपका पितृत्व मातृत्व भाव आपके हैं, और आपने मधुमेह के ऊपर आज जो हम सबको मार्गदर्शन दिया, और सवाल और आ रहे हैं, और जहाँ सवाल आते हैं और उसका ये रहता है कि लोगों को कितनी आवश्यकता है इस विषय की। तो इस शेष कार्यक्रम अभी इस मधुमेह पे एक दिन और हम संवाद करेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना है कि इसमें आप अपना ये समय देते रहें ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, नमन और वंदन और प्रणाम करता हूँ कि और भी भाई बहनों को जोड़े ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो। ऐसी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ आज का कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल मिलते हैं 5:30 बजे। सबको प्रणाम, सादर वंदन, ओम नमस्ते। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी शाजापुर जिले से, कौन सा स्थान है आपका शाजापुर जिले में? ये शाजापुर प्रॉपर में हूँ मैं। अब अच्छा, प्रॉपर में मैं भी कोई आगर गली, मालवा से हूँ। अपना दोनों का एक ही जिला था, अभी हमारा जिला अलग हो गया। आप आगर के हैं क्या? जी जी, आपका क्या परिचय बताइए आप? मेरा नाम है बने सिंह आर्य। कहाँ प्रॉपर आगर के हो क्या? मेना सुसनेर गांव तहसील है ना, कहेंगे, सुसनेर तहसील है, मेना गाँव। मेना हैं? गांव, जी सुसनेर में मेना गांव है इनका। अच्छा अच्छा, पहले मैं आगर में रहा हूँ शिक्षक।